नमस्कार। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इंडिया और सीरिया के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। स्पेशली कल जो मोहम्मद अल शर्रा सीरिया के नए प्रेसिडेंट हैं वो मॉस्को गए हैं पुतिन से मिलने, रशियन प्रेसिडेंट से। तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है भारत और सीरिया के रिश्तों को लेकर, और असाद के जाने के बाद भारत और सीरिया के रिश्ते अभी कहाँ खड़े हैं, ये इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। और ये विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है मोहम्मद अल शर्रा की, जो अभी वो मॉस्को गए हैं पुतिन से मिलने। तो सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं सीरिया में पिछले कुछ सालों में हुआ क्या है। हम सबको पता है कि 2011 के बाद सीरिया में एक सिविल वॉर चली हुई थी जो असाद को पावर से हटाने के लिए थी। अब असाद फैमिली बेसिकली सीरिया से पिछले 40-50 साल से रूल कर रही थी, और 2011 में लोगों का गुस्सा असाद रेजिम के अगेंस्ट फूट गया और पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट पहले पीसफुल स्टार्ट हुए, बाद में वॉयलेंट कन्वर्ट हो गए, और असाद और एंटी असाद फोर्सेस में पूरा कंट्री डिवाइड हो गया। तो जो प्रो असाद फोर्सेस थी उनको बैक कर रहे थे ईरान और रशिया, दो मेजर कंट्रीज थी जो असाद को बैक कर रहे थे। रशिया इसलिए बैक कर रहा था असाद को क्योंकि रशिया की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कोल्ड वॉर से ही सीरिया के अंदर। स्पेशली उनका एक नेवल बेस है टार्टूस के अंदर जो मेडिटेरेनियन ओशियन पे पड़ता है। तो असाद को बैक करना रशिया की मजबूरी इस सेंस में थी कि जो अगर वो सारी एसेट्स जो रशिया की हैं सीरिया के अंदर, वो सारी की सारी किसी और के हाथ में चली जाती अगर असाद पावर से हट जाते तो। और दूसरा, ईरान इसलिए असाद को बैक कर रहा था क्योंकि असाद फैमिली शिया है, और ईरानियंस हमेशा शिया रिजीम्स को सपोर्ट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, और शियास को पावर में लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हेजबुल्ला फ्रंट हो लेबनान के अंदर, चाहे इराक के अंदर शियाज हो आफ्टर सद्दाम हुसैन के जो इन्वेजन हुआ था 2003 में सद्दाम को पावर से हटाया गया। तो उसके बाद उन्होंने शिया ग्रुप्स को सपोर्ट किया वहाँ पर ताकि वो बगदाद के अंदर पावर में बने रहे। सेम उन्होंने सपोर्ट किया यहाँ पर असाद को, असाद फैमिली को, इस रीजन से कि वो शिया हैं, और साथ में अगर असाद पावर से हट जाते हैं तो क्योंकि सीरिया सुन्नी मेजोरिटी कंट्री है तो कोई सुन्नी लीडर पावर में आ जाएगा, और वो शायद ईरान के साथ इतना क्लोज ना हो जितना असाद फैमिली है। तो असाद फैमिली को इन दो मेजर पावर्स ने बैक किया है सिविल वॉर में। और असाद के अगेंस्ट जो फोर्सेस थी, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो बाद में वॉयलेंट होगी प्रोटेस्ट, उनको सपोर्ट करने में मेजर कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टर्की और कतार थे। तो टर्की के जो प्रेसिडेंट एर्डोगन और कतारी प्रेसिडेंट, इन्होंने सपोर्ट किया एंटी असाद फोर्सेस को, क्योंकि टर्की हमेशा ही सुन्नी मोनार्की रहा है, सुन्नी स्टेट है, और साथ में टर्की और सीरिया नेबर्स हैं, और असाद के साथ टर्की की रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं रहे। सेकेंडली, जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्डोगन, वो हमेशा ही टर्की के इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना चाहते हैं ग्लोबल वर्ल्ड में, और स्पेशली मिडिल ईस्ट में। तो उनको लगता था कि असाद जब तक रहेगा तब तक उनकी इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में नहीं बढ़ सकती है, इसलिए असाद को पावर से हटाना जरूरी है। इसलिए टर्की, कतार और यूएस ने एंटी असाद फोर्सेस को सपोर्ट किया। यूएस के सपोर्ट करने का एक रीजन ये भी था कि असाद ने 9/11 के बाद जो इराक वॉर थी, जिसमें सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया अमेरिकन ने पावर से, लेकिन बाद में जो इंसर्जेंसी हुई इराक के अंदर और अलकायदा बनी और जो शिया ग्रुप्स बने जिन्होंने अमेरिकन फोर्सेस को बहुत परेशान किया वहाँ इराक के अंदर, और इराक को कभी स्टेबलाइज नहीं होने दिया, उनके बाद अमेरिका को ये लगने लग गया कि असाद ने हमारी हेल्प नहीं की उस वॉर में, क्योंकि असाद सीरिया नेबरिंग कंट्री है इराक का। तो उनको ये लगा कि इराक के अंदर जो इंसर्जेंसी फैल रही है उसको कहीं ना कहीं असाद भी प्रमोट कर रहे हैं। तो उनको लगा कि असाद को हटाना हमारे इंटरेस्ट में है, क्योंकि एक तो इराक स्टेबलाइज हो जाएगा और दूसरा प्रो अमेरिकन फोर्सेस पावर में आ जाएंगी सीरिया के अंदर। तो इन दो ग्रुप्स के बीच में 2011 के बाद जो लड़ाई स्टार्ट हुई वो काफ़ी साल तक चलती रही, और इनिशियल ईयर्स में असाद ग्रुप भारी पड़ा क्योंकि उन्होंने ईरानियंस और रशियन सपोर्ट से प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस को या रेवोल्यूशनरीज जो थे असाद के अगेंस्ट उनको हरा दिया। और बाद में यूएस में गवर्नमेंट भी चेंज होगी, ओबामा के पावर से जाने के बाद ट्रंप साहब आ गए, और ट्रंप फॉरेन वॉर के हमेशा ही अगेंस्ट रहे हैं। तो ट्रंप ने उन रेवोल्यूशनरीज और उन रेबल्स को सपोर्ट करने से मना कर दिया, और ना कोई फंडिंग दी ना कोई आर्म्स दी, और साथ में टर्की का इंटरेस्ट भी कम होता गया और कतार भी कमजोर पड़ गया इनको सपोर्ट करने में। तो अरब वर्ल्ड कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींच लिए, और जो ये रेबल्स थे, ये रेबल्स को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी असाद रजीम के आगे। और असाद रजीम अल्टीमेटली जो भी मेजर सिटीज़ थे जो रेवोल्यूशनरीज ने जीते थे, चाहे वो अलेप्पो हो जो कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल है सीरिया का, या फिर होम्स हो, इन सारे सिटीज़ को फिर से रीटेक कर लिया असाद फोर्सेज ने। और ईरान और रशिया ने अपने इंटरेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा लिया, क्योंकि असाद अब पूरे डिपेंडेंट ही इनके ऊपर हो गए, क्योंकि अगर असाद को ये सपोर्ट नहीं करते तो असाद पावर से चले जाते। तो असाद को इनिशियल ईयर्स में काफ़ी गेन्स हुए, और ईरानियंस और रशियन रिजीम सक्सेसफुल रहा असाद को बचाने में सीरिया में। लेकिन बाद में एक ग्रुप ही बचा जो इनके अगेंस्ट लड़ रहा था, बाकी सारे ग्रुप्स फेल हो गए अगेंस्ट असाद। तो वो ग्रुप का नाम था अल नुसरा फ्रंट। अल नुसरा फ्रंट बेसिकली
अलकायदा इन सीरिया है, जिसके लीडर थे मोहम्मद अल शर्रा, जो अभी सीरिया के प्रेसिडेंट है। तो अभी थोड़ा हम मोहम्मद अल शर्रा के बारे में समझते हैं और अल नुसरा फ्रंट के बारे में समझते हैं। अल नुसरा फ्रंट बेसिकली एक अलकायदा के द्वारा बैक्ड सपोर्टेड ग्रुप था जो असाद के अगेंस्ट लड़ रहा था, बाकी रेबल्स की तरह। लेकिन बाकी रेबल्स ने सरेंडर कर दिया या वो उनको खत्म कर दिया असाद फोर्सेज ने। लेकिन अल नुसरा फ्रंट अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको बनाए रखा। और एक स्टेट है सीरिया के अंदर इदलिब, इदलिब के अंदर वो हमेशा ही पावरफुल रहे। वहाँ वो प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस के अगेंस्ट हमेशा ही लड़ते रहे, जो असाद को सपोर्ट कर रही थी। और उन्होंने वहाँ कभी हार नहीं मानी। रशियंस ने और ईरानियंस ने पूरी कोशिश करी इदलिब से अल नुसरा फ्रंट को भगाने की, लेकिन अल नुसरा फ्रंट वहाँ टिका रहा और उन्होंने अपनी पावर को बनाए रखा। इसके पीछे मेन बैकिंग टर्की की थी, क्योंकि टर्की को ये था कि भाई अगर पूरा ही सीरिया असाद फिर से जीत लेगा तो हमारे ऊपर वो अटैक कर सकता है, या हमारे लिए मिडिल ईस्ट में जो हमारे इंटरेस्ट उनके लिए हार्मफुल होगा। क्योंकि असाद को पता था कि टर्की ने ही इन रेबल्स को बैक किया था इनिशियली। तो टर्की ने अल नुसरा फ्रंट को इदलिब स्टेट के अंदर बचाए रखा और उनको पावर में बनाए रखा इदलिब स्टेट के अंदर। लेकिन बाकी अलेप्पो, होम्स, दमिश्कस, ये वाला जो एरिया था, इस एरिया में असाद फोर्सेस का पूरा कंट्रोल हो चुका था। लेकिन अभी 2-3 साल के पहले जब असाद फोर्सेस बिल्कुल स्टेबल हो गई थी और उनको लगा था कि हमने फिर से सीरिया को रिकैप्चर कर लिया है, अब कोई मेजर थ्रेट हमारे लिए बचा नहीं है, तब अल नुसरा फ्रंट ने फिर से अटैक किया और असाद फोर्सेस को कुछ ही महीनों के अंदर लास्ट ईयर सरेंडर करवा दिया। सारे मेजर सिटीज़ को उन्होंने ओवरटेक कर लिया। अलेप्पो से उन्होंने स्टार्ट किया, बाद में होम्स, और अल्टीमेटली उन्होंने दमिश्कस जीत लिया और असाद को पावर से भगा दिया। अब इस अल नुसरा फ्रंट के जो लीडर थे उनका नाम था मोहम्मद अल शर्रा, या फिर उनको अल जुलानी भी बोलते थे, क्योंकि वो अलकायदा से एसोसिएटेड थे। और 9/11 के बाद इराक भी गए थे सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पर जो रेबल ग्रुप्स थे जो अमेरिका के अगेंस्ट लड़ रहे थे। बाद में उनको वहाँ पर जेल हो गई, वो बगदाद में कई साल जेल में भी रहे। लेकिन बाद में जेल से छूटने के बाद सीरिया में, क्योंकि सिविल वॉर स्टार्ट हो गई 2011 में, तो वो सीरिया में शिफ्ट हो गए और उन्होंने असाद के अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट कर दी। बाद में वो अल नुसरा फ्रंट के लीडर बन गए और अमेरिका ने भी उनके ऊपर इनाम रख दिया जो भी उनको कैप्चर करेगा, क्योंकि वो अलकायदा से एसोसिएटेड थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इमेज को सुधार लिया और अल नुसरा फ्रंट को अलकायदा या फिर आईसिस जैसे ग्रुपों से दूर कर लिया और अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बना ली सीरिया की पॉलिटिक्स में। बाद में उन्होंने टर्की की बैकिंग से, मैंने आपको बताया कि अलेप्पो, होम्स और दमिश्कस जैसे मेजर सिटीज़ को जीत के असाद को पावर से बाहर फेंक दिया। अब मोहम्मद अल शर्रा का पावर में आना एक बहुत बड़ा सरप्राइज था ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि जो बंदा पहले अलकायदा में था अब वो सीरिया को रन कर रहा है और अमेरिकन और टर्की जैसे कंट्रीज हैं वो उसको बैक कर रहे हैं। तो मतलब ये पूरा शिफ्ट हो गया 360 डिग्री। जो बंदा पहले अलकायदा का लीडर था जो केव्स में छुपा हुआ था, अब वो खुल के दमिश्कस में रूल कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रम्प साहब फिर से पावर में आ गई, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन आ गया 2025 की स्टार्टिंग में। तो ट्रम्प की जो पहली विजिट थी सऊदी अरेबिया में, उसमें उन्होंने अल शर्रा को बुलाया मिलने के लिए, और अल शर्रा के ऊपर जितने भी इनाम रख रखे थे अमेरिकन गवर्नमेंट ने वो सारे इनाम हटा लिए, और जितने भी सैंक्शन लगा रखे थे उनकी ग्रुप के ऊपर वो सारे अमेरिका ने हटा लिए और उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने की डायरेक्शन में कदम बढ़ा दिए अपने। तो मतलब अल शर्रा फिर बाद में एक लेजिटिमेट लीडर बन गए, ना सिर्फ सीरिया की बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के अंदर भी, क्योंकि हाफिज अल असाद की इमेज बहुत ख़राब हो चुकी थी, उन्होंने बहुत लोगों को मारा था। और साथ में ईरानियंस और रशियंस के भी एक्शन जो थे सीरिया के अंदर वो अच्छे नहीं थे, उन्होंने मोर देन 1 मिलियन लोगों को मार दिया। और इसके बाद इतनी क्राइसिस और इतनी पॉवर्टी होगी सीरिया के अंदर और पूरी कंट्री को बर्बाद कर दिया उन लोगों ने, कि जिसके बाद अल शर्रा जब पावर में आए तो लोगों ने एक रात की सांस ली कि कहीं ना कहीं एक नया लीडर तो आया है, पुराने लीडरों से सभी लोग वहाँ पर परेशान थे। तो अल शर्रा के आने के बाद सारी ग्लोबल कम्युनिटी उनको रिकॉग्नाइज करने लगी और बहुत सारी कंट्रीज के साथ उन्होंने अपने रिलेशन फिर से इंप्रूव कर दिए, जो असाद के टाइम पे सीरिया ने अपने रिलेशन खराब कर लिए थे। चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे वो फ्रांस हो, यूएस हो, ब्रिटेन हो, या फिर अरब कंट्रीज हो, तो अरब कंट्रीज में भी उनकी लेजिटिमेसी बढ़ गई। अब अल शर्रा थोड़े दिनों पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी उसमें भी गए सीरिया को रिप्रेजेंट करने और वहाँ पर भाषण भी दे के आए। अभी उनकी जो विजिट है मॉस्को में वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इस सेंस में क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि रशिया ने बैक किया था असाद को, और असाद को पावर में बनाने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया, क्योंकि उनके एसेट्स हैं कुछ सीरिया के अंदर जिनको वो खोना नहीं चाहते थे। लेकिन अब अल शर्रा जब से पावर में आए हैं तब से ये हो गया है कि जो सीरिया की एसेट्स थी, जो रशिया की सीरिया के अंदर एसेट्स थी वो कहीं ना कहीं खतरे में आ गई। तो उनको लगा कि अब ये एसेट्स बचेंगी नहीं बचेंगी। पर अल शर्रा बड़े प्रैग्मेटिक लीडर हैं, उनको एक बात पता है कि ग्लोबल पावर्स के साथ सबके साथ बना के रखनी है अगर सीरिया को स्टेबलाइज करना है तो, क्योंकि सीरिया के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है। 10-15 साल की सिविल वॉर ने वहाँ बहुत सारे लोगों को मार दिया। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, हॉस्पिटल, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, या फिर जो भी बाकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो स्कूल्स, वो सब के सब खत्म हो गए इस सिविल वॉर के अंदर। तो अभी सीरिया को फिर से अपने आप को रीबिल्ड करना है, उसके लिए चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की फंडिंग और सपोर्ट। वो असाद के जाने के बाद मोहम्मद अल शर्रा पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको
गैदर करने के लिए, इसलिए वो ट्रंप साहब से मिल के आए सऊदी अरेबिया में रियाद में। उसके बाद वो यूएनजीए जाके भी उन्होंने ग्लोबल लीडर से मीटिंग करी है, वो फ्रांस में भी जाके आए, मैक्रोन जी से मिल के आए, और अभी वो मॉस्को भी इसी रीजन से गए हैं, क्योंकि उनको एक बात पता है कि रशिया भी एक ग्लोबल प्लेयर है, और रशिया के साथ अगर हम नेगोशिएट करेंगे और उनको क्लोज रखेंगे तो उसके दो फायदे हैं। एक तो हमारे को एड मिलेगी जिसकी में हमारी सीरिया की रीबिल्डिंग में हेल्प होगी, और दूसरा मोहम्मद अल शर्रा को एक लेजिटिमेसी मिलेगी एज ए लीडर पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर। तो इसलिए वो जाके आए हैं अभी मॉस्को में पुतिन साहब से मिलने के लिए, और वहां पर यही बात हुई है कि जो सीरियन एसेट्स हैं, जैसे एक टार्टूज, मैंने आपको बताया टार्टूज में एक नेवल बेस है सीरिया का, दूसरा उनका एक वहां पर एयर बेस भी है खमीमी में। तो इन दोनों बेसिस के लिए मोहम्मद अल शर्रा ने बोला है कि रशिया इन बेसिस को रख सकता है, लेकिन उसके बदले में एक तो ये है कि असाद या कोई और फोर्सेस को रशिया सपोर्ट नहीं करेगा सीरिया में मोहम्मद अल शर्रा की गवर्नमेंट को हटाने के लिए। तो जिसके ऊपर दोनों पार्टीज एग्री हो गई हैं। साथ में उन्होंने ये भी डिमांड की कि हाफिज अल असाद जब उनकी सरकार गिरी तो वो सत्ता छोड़ के भाग गए मॉस्को के अंदर असाइलम लेने के लिए। तो अब वो चाहते हैं कि असाद को हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि असाद ने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं सीरिया के अंदर, बहुत सारे लोगों को मारा है। तो उनका ये लॉजिक है कि उनको अगर वापस आप भेजोगे तो हम उनको प्रोसिक्यूट करके उनके जो क्राइम्स हैं उनके लिए हम उनको पनिश करें। तो सीरिया और मॉस्को की जो ये दोस्ती बढ़ रही है डमस्कस और मॉस्को के बीच में, ये मोहम्मद अल शर्रा का एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी है जिसके अंडर वो ये सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो ये नहीं चाहते कि उनकी इमेज ये बने कि वो सिर्फ एक टर्की पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अल शर्रा को सबसे ज्यादा बैक ही टर्की ने किया है, और टर्की एक ग्लोबल पावर है, और टर्की के ऊपर वो पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, इसलिए वो अपनी लेजिटिमेसी बनाने के लिए ग्लोबल लीडर से मिल रहे हैं। अभी इसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट है? एक बात बड़ी क्लियर है कि जब तक असाद पावर में थे तो वो प्रो इंडिया रहे हमेशा ही। उसका रीजन बड़ा है वैसे भी क्लियर है, क्योंकि बाकी जो अरब कंट्रीज हैं या फिर इजराइल है, ये सारे लोग उनको परेशान करते थे और उनके लिए हमेशा ही थ्रेट थे। तो उनको लगता था कि इंडिया एक अच्छी कंट्री है, और इंडिया को उन्होंने हमेशा बैक किया इन आगे जो भी ये अरब फोर्सेज थी या जो बाकी कंट्रीज थी इस्लामिक, तो वो हमेशा ही असाद के रूल के अगेंस्ट रही। और असाद क्योंकि शिया कम्युनिटी से आते हैं जो कि सीरिया के अंदर माइनॉरिटी हैं, सुन्नी वहाँ मेजोरिटी हैं, तो उनको हमेशा ये लगता था कि उनका रूल को जो सबसे ज़्यादा थ्रेट है वो सुन्नी से है, ना कि किसी और फॉरेन कंट्री से। तो इसलिए उन्होंने इंडिया के साथ अपने रिश्ते हमेशा ही अच्छे रखे। कश्मीर की पॉलिसी में असाद का हमेशा ही स्टैंड क्लियर था, वो शायद इकलौती अरब कंट्री थी जो प्रो इंडिया थी कश्मीर के इश्यू में। तो उन्होंने हमेशा कश्मीर वाले मामले में इंडिया के फेवर में स्टैंड लिया, इंटरनेशनल जितने भी फोरम्स हैं उनके अंदर, या फिर जब भी उनकी बायलैटरल टॉक्स होती थी इंडिया के साथ। साथ में इंडिया और सीरिया का रिलेशन ट्रेड के मामले में भी बहुत अच्छा था जब असाद पावर में थे। लेकिन अब असाद के पावर से जाने के बाद और स्पेशली सिविल वॉर स्टार्ट होने के बाद इंडिया के जितने भी इंटरेस्ट थे या जितनी भी एसेट्स थी वहाँ पर, वो सारी की सारी खतरे में पड़ गई, क्योंकि सिविल वॉर के बाद असाद के पास इतनी पावर नहीं रही कि वो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके ग्लोबल अरीना में। दूसरे रशिया और ईरान जैसी कंट्रीज ने असाद को पूरे को कैप्चर कर लिया, तो वहाँ पर और फॉरेन कंट्रीज को वैसे ही कोई इंटरफेरेंस अलाउड था नहीं। ईरान के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गया असाद की, एक टाइम ऐसा आ गया कि उनको यूएई जैसी कंट्रीज के साथ बात करनी पड़ी कि कहीं ना कहीं हमारे को इनके ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है। और यूएई इंडिया काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि इंडिया की बहुत इन्वेस्टमेंट है दुबई और अबू धाबी के अंदर, और इंडिया के और यूएई के हमेशा ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो इंडिया के लिए असाद अच्छे थे, लेकिन असाद की जो पिछले 10-15 साल की इंस्टेबिलिटी थी सीरिया में, इसके बाद इंडिया के रिश्ते, इंडिया के जो इंटरेस्ट थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे वहाँ पर सीरिया की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन अब क्योंकि एक नया प्लेयर आया है पावर में डमस्कस के अंदर, मोहम्मद अल शर्रा, तो इंडिया को इनके साथ रिश्ते अपने फिर से क्लोज करने चाहिए। उसके मेजर रीजन 2-3 हैं। एक तो ये है कि मोहम्मद अल शर्रा पूरे टर्की के ऊपर डिपेंडेंट आ रहे हैं। टर्की हमेशा हमारा ही एंटी कंट्री रहा है। जो कश्मीर का इशू हो, अभी वो रिसेंट में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस टाइम पे भी टर्की ने बहुत सारे ड्रोन्स पाकिस्तान को प्रोवाइड कराए थे, पाकिस्तान की खुली हेल्प की थी। और साथ में वो हमेशा ही प्रो पाकिस्तान पॉलिसी अपनाते हैं एर्डोगन, जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं। तो हमारे इंटरेस्ट और टर्की के इंटरेस्ट कभी अलाइन करते नहीं है, और टर्की हमारा एक एनिमी है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। और जबकि मोहम्मद अल शर्रा को पूरा बैक करके टर्की ही पावर में लेके आया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अल शर्रा बड़े ही प्रैग्मेटिक लीडर है, उनको पता है कि अगर खाली टर्की पे डिपेंडेंट रहेंगे तो बाकी सारी पावर्स को एलिनेट कर लेंगे। तो ये हमारे लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मॉस्को भी मिल के आए हैं तो वो पुतिन के साथ भी रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। तो इंडिया को भी एक अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और मोहम्मद अल शर्रा की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करके वहां पर फिर से डिप्लोमेटिक एम्बेसी खोल देनी चाहिए डमस्कस के अंदर, और अपनी रेड लाइंस बड़ी क्लियर बता देनी चाहिए कि हम कश्मीर में कोई भी एंटी इंडिया स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे। तो इंडिया को फिर से असाद के जाने के बाद सीरिया के साथ रिश्ते अपने सुधारने चाहिए। पहला रीजन तो यही है कि टर्की है वहां पर है, और दूसरा हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा था, तो फिर से हमें वही ट्रेड रिस्टार्ट करना चाहिए। तीसरा, टर्की के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है लाइक गैस और ऑयल,
तो इंडिया की जो ONGC कंपनी है जो फॉरेन में भी एक्सप्लोरेशन करती है, जिनके पास बहुत सारे फॉरेन में गैस फील्ड्स और ऑयल फील्ड्स हैं, तो इंडिया को और सीरिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इनकी ऑयल और गैस फील्ड्स में, और साथ में उसकी रिडेवलपमेंट में भी हेल्प करनी चाहिए जितनी भी इंडिया एड प्रोवाइड कर सकता है, ताकि इंडिया की एक अच्छी इमेज बने सीरियन कम्युनिटी के अंदर। क्योंकि सीरिया के बहुत सारे बच्चे इंडिया में पढ़ने के लिए भी आते हैं, तो इंडिया को वो रिश्ता हमेशा ही बना के रखना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा देने चाहिए, ताकि सीरियन स्टूडेंट्स इंडिया में आके अपनी एजुकेशन ले सके और जाके अपनी कंट्री को सर्व कर सके अलग अलग फील्ड्स के अंदर। तो इंडिया के लिए इसलिए भी सीरिया का रिश्ता इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चाइना ने अभी तक मोहम्मद अल शर्रा को गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि चाइना ये सोच रहा है कि मोहम्मद अल शर्रा क्योंकि पहले अलकायदा से जुड़े हुए थे और उनके ग्रुप में बहुत सारे उइगर मुस्लिम्स थे। उइगर मुस्लिम्स ये वही हैं जो सिंजियांग प्रोविंस में है चाइना के, और चाइना इन मुस्लिम्स को टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका है और इन सारे मुस्लिम्स को मतलब चाइना खत्म करना चाहता है बिल्कुल ही। और यहाँ पर जितने भी मोस्क हैं उन सबको चाइना ने बंद कर रखा है सिंजियांग के अंदर, और इनको इंडोक्ट्रिन कर रहा है कि भाई जो चाइना की पॉलिसी है वो बिल्कुल सही है, गॉड गार्ड कुछ होता नहीं, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो चाइना हमेशा ही सिंजियांग में जो मुस्लिम्स हैं उनको दबा रहा है, उनको परेशान कर रहा है। और उइगर मुस्लिम्स बहुत सारे ने सीरिया में असाद के अगेंस्ट लड़े या फिर अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेज के अगेंस्ट लड़े, क्योंकि उन लोगों के लिए ये है कि हम बाहर जाके अपनी एक सपोर्ट गैदर करें इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ताकि चाइना के एजेंडा को काउंटर किया जा सके ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो मोहम्मद अल शर्रा के ग्रुप में भी बहुत सारे उइगर मुस्लिम्स जुड़े हुए थे। तो अभी चाइना की कंसर्न यही है कि मोहम्मद अल शर्रा उन उइगर मुस्लिम्स का क्या करेंगे, कहीं उनको सपोर्ट करके फंड करके चाइना के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी तो प्लान नहीं कर रहे हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर, या कोई ऐसी फंडिंग वो ना दे दे कि जिससे चाइना की सिंजियांग के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए। तो चाइना अभी सोच समझ के असाद के बाद सोच रहा है कि हम शर्रा को रिकॉग्नाइज करें ना करें, और सीरिया के मामले में अभी वो कंफ्यूज है, जबकि इंडिया के पास ऐसी कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि इंडिया अभी मॉस्को भी जाके आए हैं, टर्की हमारा वैसे ही एनिमी है और चाइना रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो इंडिया के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन है और नया लीडर पावर में आया है। तो सीरिया के साथ अगर हम रिश्ते बनाते हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि अब सीरिया किसी ईरान या रशिया की प्रॉक्सी नहीं है जिसके लिए हमें ईरान या फिर रशिया से क्लोज होना पड़े। अब सीरिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है मोहम्मद अल शर्रा के आने के बाद, और उसकी खुद की आइडेंटिटी है, और इंडिया जैसी कंट्री उसको हेल्प कर सकते हैं इस इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को बनाए रखने में, वरना वो भी पपेट बन जाएगा साथ की तरह टर्की या US जैसी कंट्री होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा मिडिल ईस्ट में हमारे इंटरेस्ट के लिए। थैंक यू।